नमस्कार, मैं हूँ राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अवैध कब्जाधारियों को थमाई अंतिम नोटिस। सरकारी आवास खाली करवाने के लिए सिंचाई विभाग ने प्रशासन को लिखा पत्र। सर्व समाज का जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रोकने की मांग। समय सीमा में पूर्ण हो सतीपुरा और बिजला निर्माण कार्य। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जैसी जानलेवा बीमारियों के इलाज पर हुआ मंथन। और अब समाचार विस्तार से। कैनाल कॉलोनी में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के लिए बने सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा करने की शिकायत के बाद जागे जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने इन आवासों को खाली करने के लिए कब्जाधारियों को अंतिम नोटिस थमाने की कार्रवाई की है। जांच में कुल 51 आवासों में कब्जा किए जाने की बात सामने आई है। जल संसाधन उपखंड हनुमानगढ़ के सहायक अभियंता गौरव कुमार के अनुसार जांच में यह सामने आया है कि कैनाल कॉलोनी स्थित सिंचाई विभाग के करीब 50 सरकारी क्वार्टरों में लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। इन क्वार्टरों में रह रहे लोगों को विभाग की ओर से क्वार्टर खाली करने के लिए अंतिम नोटिस दिए जा रहे हैं। कुछ कब्जाधारियों को नोटिस दिए जा चुके हैं, शेष को नोटिस देने की कार्यवाही जारी है। नोटिस मिलने के बाद कुछ कब्जाधारी आवासों को खाली भी करने लगे हैं। जिन आवासों को खाली नहीं किया गया है उसके लिए विभाग की ओर से एसडीएम को मजिस्ट्रेट नियुक्त कर पुलिस जाब्ते की मदद से आवास खाली करवाने के लिए पत्र लिखा गया है। खाली करवाने के बाद इन आवासों पर ताले लगाए जाएंगे ताकि दोबारा कब्जा न हो। इसके बाद रहने लायक आवास कर्मचारियों को आवंटित करने की कार्यवाही की जाएगी। इसमें जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है उसमें हमने सभी क्वार्टरों को जो जिनमें कब्जा हो रखा है, लगभग 50 के करीब क्वार्टर है, वो उनमें नोटिस लगभग बांट दिए हैं और जो रह गए उनमें नोटिस बांटने की प्रक्रिया चल रही है। सबको अंतिम नोटिस दिए गए हैं और उसके बाद जो खाली नहीं, कुछ खाली भी कर रहे हैं, अभी सूचना मिली है, कुछ खाली भी कर रहे हैं और जो खाली नहीं कर रहे हैं उनको अब हमने पुलिस प्रशासन को भी लेटर लिख दिया है। वो लेटर जाब्ते के लिए आज ही लिखा है, आज जारी हो गया लेटर और जैसे ही जाब्ता मिल जाएगा हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं पुलिस जाब्ता में मिल जाए ताकि इनको जो कब्जाधारी बैठे हैं उनको उठाने की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। पटवार संघ अध्यक्ष मृगेंद्र पाल ने बताया कि बिजली विभाग के कई अवैध कनेक्शन भी इस कॉलोनी में चल रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग बेपरवाह बना हुआ है। इस संबंध में बिजली विभाग के एससी से बात की गई। एससी ने जल्द ही अवैध विद्युत कनेक्शन काटने के लिए आश्वस्त किया है। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि इन क्वार्टरों के खाली होने के बाद इनकी मरम्मत करवाकर कर्मचारियों को आवंटित किए जाएं ताकि आवास की मांग कर रहे कर्मचारियों को आवास उपलब्ध हो सके। सर्वप्रथम तो मैं स्काई चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसकी न्यूज की वजह से प्रशासन में थोड़ा सा प्रभाव हुआ है और सभी क्वार्टर, लगभग 50 क्वार्टर वैध पाए गए जिनमें वो सिंचाई विभाग के द्वारा नोटिस खाली करने हेतु दे दिए गए। अंतिम नोटिस भी दे दिया गया है और विभाग की तरफ से एसडीएम साहब को मजिस्ट्रेट नियुक्त करके पुलिस प्रशासन की मदद से क्वार्टर खाली कराने हेतु भी लिख दिया गया है। और देखने में आया है कि बिजली विभाग के कई कनेक्शन अवैध रूप से इस कॉलोनी में चल रहे हैं, जिसके लिए बिजली विभाग बिल्कुल बेपरवाह है। इसके संबंध में मैंने एससी साहब से अभी वार्ता करी। मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में सर्व हिंदू समाज ने एकजुट होकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। सर्व हिंदू समाज के बैनर तले नागरिकों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान आशीष पारीक ने बांग्लादेश में मौजूदा हालत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद वहां अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर हिंदुओं पर हिंसात्मक हमले तेज हो गए हैं। वामपंथियों और जिहादी गुटों की ओर से योजनाबद्ध तरीके से हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं और निर्दोष हिंदुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। इन हालात ने कई हिंदुओं को अपना घर, व्यवसाय और देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। काफी समय से बांग्लादेश के अंदर अपने मानवाधिकार जो है उनका हनन किया जा रहा था। हमारे हिंदू समाज, जो भी बौद्ध, जैन, सिख, यानी संपूर्ण जो हिंदू समाज, जिसको सर्व हिंदू समाज बोलते हैं, उन पर आक्रमण हो रहे हैं। षड्यंत्र के तहत उनको लूटा जा रहा है, उन पर तरह तरह की विपदाएं आई हुई हैं। इस विपदा की घड़ी में पूरा संपूर्ण हिंदू समाज जो है अपने भाइयों के साथ एकत्र होने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुआ है और हमने आज एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम प्रेषित किया है, माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से, के माध्यम से उनको ये कहा है और अवगत करवाया है कि तुरंत प्रभाव से संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले को उठाया जाए
अन्यथा जरूरत पड़े तो सैन्य कार्रवाई भी की जाए। लेकिन आज इस संकट की घड़ी में हमारे भाइयों को हम अकेला नहीं छोड़ सकते। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ सर्व समाज की ओर से कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें मांग की गई है मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। चिन्नानंद जी वहाँ के जो मंदिर के पुजारी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको रिहा किया जाए और हो रहे समस्त हिंदू समाज पर अत्याचार पूर्णतः बंद किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से हमारा ये आग्रह है। मनोज शर्मा, विक्रम प्रधान, प्रताप सिंह शेखावत, डॉक्टर निशांत बत्रा सहित अन्य वक्ताओं ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि यह न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी शर्मनाक स्थिति है। हिंदू समाज ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर क्यों विश्व समुदाय और मानवाधिकार संगठन इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। ज्ञापन में भारत सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की जो सरकार बनी, उस सरकार के कहने से, उस सरकार के उकसाने से, उस सरकार के इशारे पर वामपंथी और इस्लामी विचारधारा के लोग वहाँ के मूल सनातनी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन उन लोगों पर लगातार अत्याचार, बलात्कार कर रहे हैं। माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, उनकी संपत्ति, उनका व्यापार सब नष्ट किया जा रहा है, संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है। भारत सरकार से हम आग्रह करते हैं इस प्रकार के मानवाधिकार हनन को रोका जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर ऐसा के पर अत्याचार होता है तो मानवाधिकार के नाम पर चंद राजनीतिक पार्टियां उछलकूद मचाती है, बवाल करती है, दंगा करती है। लेकिन हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए उनके मुंह में दही जमा हुआ है। हमारी सरकार से मांग है किसी भी हद तक जाकर के वैश्विक समुदाय पर दबाव बनाया जाए, वैश्विक समुदाय का दबाव बना जाए, बांग्लादेश सरकार इस अत्याचार को, इस मानवाधिकार हनन को तुरंत रोके और जो चिन्मय दास प्रभु जी को गिरफ्तार किया गया उनको रिहा करे, उनको वकील मुहैया कराया जाए, वकील को सुरक्षा दी जाए। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। जब उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा, सैन्य अटैक किया जाएगा, तो 2 दिन में सुधर जाएंगे। परम पूज्य बाला साहब ठाकरे ने कहा था, एक बार जब अमरनाथ यात्रा रोक दी गई थी तो उन्होंने कहा आप भी जब यात्रा पे जाओगे तो आपका भी यही असर होगा। 2 घंटे में वो यात्रा शुरू हो गई थी। ये स्थिति यहाँ बांग्लादेश की है। यदि उन्हें ये कह दिया जाएगा कि आप जैसा कर रहे हो हम उसका प्रत्युत्तर देने वाले हैं, तो वहां तो शांति आ जाएगी, और शांति का रास्ता भी हिंसा है। ये शांति बातों से स्थापित नहीं होगी। सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे कड़ा रुख लेते हुए बांग्लादेश को चेताएं और जो हो सकता है वो करें, वरना ये स्थिति बढ़ेगी। भारत में इसका प्रत्युत्तर जनता देने लग जाएगी, स्थिति हाथ से कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। हम तो ये निवेदन करते हैं जल्द से जल्द बांग्लादेश को उसी की भाषा में समझाया जाए। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदीलाल मीणा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में सड़क पर चलने वाले वाहनों एवं यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा की गई। पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली गई। रिडकोर अधिकारियों को चिन्हित डेथ स्पॉट पर कंक्रीट के बोर्ड बनाकर लगाने के निर्देश दिए। सड़कों पर बेसहारा घूम रहे पशुओं के कारण हो रहे हादसों के मद्देनजर एडीएम ने नगर परिषद अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निराश्रित पशुओं को पकड़कर नजदीक की गौशाला में भिजवाया जाए। पीडब्ल्यूडी को कहा कि गांव सतीपुरा में चल रहा ओवरब्रिज का कार्य समय सीमा में पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें, ताकि जनता को हो रही परेशानी को दूर कर समयबद्ध सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके और आवागमन के रास्ते खोले जा सकें। साथ ही बाईपास पर ट्रैफिक के लिए बने हुए मुख्य रास्ते पर कुछ जगह टूटी हुई सड़क की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। समयबद्ध रूप से डाटा फीडिंग के लिए सीएमएचओ व पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया, ताकि यह विश्लेषण किया जा सके कि किस प्रकार से और किस स्थान पर एक्सीडेंट होते हैं, उनसे बचने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। जिला प्रशासन की ओर से यह कदम समयबद्ध रूप से जनहित में उठाया जाना सुनिश्चित करेंगे। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चालक नशे में गाड़ी न चलाएं। इसके लिए ब्रेथ एनालाइजर से चालकों की नियमित रूप से जांच की जाए। हर माह रिपोर्ट समिति को पेश की जाए। बाल वाहिनियों के संबंध में डीटीओ को निर्देश दिए हैं कि 100% बाल वाहिनियों का सत्यापन सुनिश्चित हो। प्रत्येक बाल वाहिनी के पीछे की तरफ पुलिस सहायता केंद्र, ड्राइवर का मोबाइल नंबर लिखा जाना सुनिश्चित करें। सभी बाल वाहिनियों के चालकों का यथासंभव पुलिस वेरिफिकेशन हो। बाल वाहिनी की फिटनेस की जांच हो, ताकि दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम किया जा सके। एडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स को राज्य सरकार की स्कीम के तहत लाभान्वित के साथ साथ सम्मानित करें, ताकि अन्य लोग भी आगे आ सकें। बैठक में तय किया गया कि प्रशासन की ओर से मानस अभियान के साथ साथ लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी।
एडीएम मीना ने कहा कि अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। यह स्थिति संतोषजनक है कि दुर्घटनाओं के आंकड़ों में पिछले साल की तुलना में इस साल कमी आई है। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। आज सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग थी, तो इस मीटिंग में हमने सड़क पर चलने वाले वाहन और यात्रियों की, पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए सभी एंगल्स पर रिव्यू किया है और हमने ये भी देखा है कि पिछली मीटिंग में दिए गए निर्देशों की कितने पालना संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई है। तो मैंने देखा उसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए संतोषजनक स्थिति है कि दुर्घटनाओं के आंकड़ों में पिछले साल की तुलना में इस साल कमी आई है। और हमने इसमें तय किया मीटिंग में कि हम इसके साथ साथ हेलमेट पहनने की जागरूकता भी मानस अभियान के साथ अटैच करके लोगों में बढ़ाएंगे। डेथ स्पॉट है, वहाँ पर कई बार पहले साइन बोर्ड लगा दिए गए थे, लेकिन कुछ लोग उनको ले जाते हैं या तोड़ देते हैं, तो हमने वहाँ पर अभी रेडकोर के पीडी साहब को रिक्वेस्ट किया कि वो वहाँ पर पक्के यानी सीमेंट और कंक्रीट के बोर्ड बनाकर उस पर रिफ्लेक्शन लगाते हैं। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की 3 दिवसीय सालाना कॉन्फ्रेंस लखनऊ में आयोजित हुई। इसमें शामिल देश दुनिया के दिग्गज हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जैसी जानलेवा बीमारियों के इलाज पर मंथन किया। साथ ही नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च के जरिए तेजी से फैल रहे हार्ट कॉम्प्लिकेशंस पर लगाम लगाने के प्रयास भी हुए। कॉन्फ्रेंस की थीम प्रिवेंशन टू इंटरवेंशन रही। बड़ी बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में देश दुनिया के 7000 हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद रहे। इनमें 500 से ज्यादा इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट भी शामिल थे। दिनांक 5 से 8 दिसंबर तक लखनऊ के अंदर कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसके अंदर देश विदेश से लगभग 4 से 5 हज़ार के बीच में डॉक्टर्स आए और उन्होंने आज के माहौल में जो हार्ट की डिजीज़ के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ। लोगों ने अपने अपने विचार रखे। हनुमानगढ़ से भी हमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैं डॉक्टर पारस जैन, डॉक्टर एस गेट एवं डॉक्टर ब्रजेश गौड़ इसमें भाग लेने के लिए गए थे। हमने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, कुछ सेशंस को चेयर भी किया और वहाँ पर जो मेन थीम थी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय त्यागी, उन्होंने ये विचार रखा कि इस बार की जो थीम है वो प्रिवेंशन टू इंटरवेंशन है, यानी प्राइमरी तौर पर पहले प्रिवेंशन के ऊपर लोगों को जागरूक किया जाए और एक बार जब चीज़ का पता लगे तो अर्ली इंटरवेंशन हो जाए तो पेशेंट्स को हार्ट की डिजीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन से उनसे बचाया जा सकता है। इसके ऊपर सब लोगों ने विचार रखे, बहुत आदान प्रदान हुआ विचारों का, अलग अलग प्रकार की सहमति के लिए भी डिस्कशंस हुए और ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था। हम लोगों ने भी ये सोचा कि क्यों ना हमारे क्षेत्र में भी इस पॉइंट को लेकर के प्रिवेंशन टू इंटरवेंशन के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, इसलिए आज हमने सब इसके बारे में कुछ थोड़ा बताया। अगर हम फिजिशियंस प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा जोर दें और जब भी ज़रूरत पड़े तो उसको फटाफट अर्ली स्टेज पे इंटरवेंशन के लिए भेजें तो हम कार्डियक डिजीज से होने वाली मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी को कम कर सकते हैं और लोगों की जो बाकी जो बची हुई लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, वो अच्छी। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। लाइफस्टाइल के अंदर अपने जीवन शैली के अंदर परिवर्तन लाएं, जिससे अपने इस रोगों को अर्ली अपने रोकथाम कर सकते हैं शीघ्रता अर्ली स्टेज पे। लाइफस्टाइल के अंदर अपने सबसे बड़ी बात तो है कुछ एक डिजीज जैसे बीपी की बीमारी है और मोटापा है, डायबिटीज़ है, इस तरह की बीमारियां जब यदि आपको है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो उनको अपने अर्ली लेवल पे लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके जीवन शैली में परिवर्तन करके इसी लेवल पे रोकथाम करें, जो एडवांस हार्ट डिजीज की तरफ या हार्ट की बीमारी की तरफ अग्रसर होते हुए को अपने रोक लेंगे। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर अपने वो घूमना फिरना चालू कर देना चाहिए, मोटापे की रोकथाम करनी चाहिए और बीपी को कंट्रोल करना चाहिए और समय पे शुगर की जांच करा के समय समय पे अपने को शुगर। उन्होंने इस थीम पे कि प्रिवेंट टू इंटरवेंशन में इस पे जोर दिया है। इस साल वो कहता है कि भी डिफरेंट अपना एसोसिएशन से, जो फिजिशियन की एसोसिएशन है, तो पहले पेशेंट आता करता है, मरीज आता करता है तो वो फिजिशियन के पास ही आता है, सीधा कार्डियोलॉजिस्ट के पास बहुत ही कम अप्रोच होती है। तो प्रिवेंशन वाला काम कार्डियोलॉजिस्ट का काम है नहीं, वो तो इंटरवेंशन का ही है।
तो उनका जोर इस बात पर था कि भी प्रिवेंशन वाले इसमें फिजिशियंस को इन्वॉल्व करें अपन, कार्डियोलॉजी सोसाइटी इंडिया के साथ एपीआई है, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, उन वाले फिजिशियन को यदि इन्वॉल्व करें तो वो प्राइमरी लेवल पे एक भी प्रिवेंशन वाला काम कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार और नाबार्ड की ओर से वित्त पोषित जिला अग्रणी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशन में आरोह फाउंडेशन के सीएफएल की ओर से मंगलवार को राजस्थान गुरु कृपा बैंकिंग क्लासेज में सेमिनार आयोजित किया गया। यह सेमिनार वित्तीय साक्षरता और बढ़ती साइबर धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसबीआई के एफएलसी वीरेंद्र मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने वित्तीय योजनाओं को साइबर सुरक्षा उपायों और बढ़ती ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के तरीकों पर चर्चा की। सेमिनार में छात्र छात्राओं को साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए ओटीपी साझा करने और अनजान लिंक पर क्लिक करने के खतरों के प्रति सचेत किया। इसके साथ ही बैंक ऋण योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य वित्तीय सुविधाओं की जानकारी प्रदान की गई। सीएफएल के फाइनेंशियल काउंसलर हरीश नंदा ने डिजिटल माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने डिजिटल वित्तीय लेन देन में सतर्कता बरतने और किसी भी संदिग्ध लिंक से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया। सेमिनार में न केवल वित्तीय योजनाओं की जानकारी दी गई, बल्कि उन्हें साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए व्यावहारिक उपाय भी सिखाए गए। कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं ने वित्तीय साक्षरता और साइबर सुरक्षा से संबंधित विभिन्न सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञों की ओर से स्पष्ट और सटीक उत्तर दिया गया। क्लासेस के डायरेक्टर संजय चाहर और विकास चाहर ने छात्र छात्राओं को वित्तीय जागरूकता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे पहलें उन्हें न केवल आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाएंगी, बल्कि उनके भविष्य को भी उज्जवल बनाएंगी। आज अपने एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट चला हुआ है, जिसपे अपनों को इंस्टीट्यूट, कॉलेज, गांव में ब्लॉक स्तर पर जाके लोगों को अवेयर करना है, जो आजकल डिजिटल धोखाधड़ी जो काफ़ी फैली हुई है, क्योंकि ये समस्या कभी भी किसी के सामने आ जाती है। उसी की अवेयरनेस को लेकर आज हनुमानगढ़ जंक्शन में राजस्थान बैंकिंग क्लासेस पे एक सेमिनार आयोजित किया गया था, जहाँ पे बच्चों को वीडियोज़ के माध्यम से और मतलब इसी तरीके से बताया गया, समझाया गया कि किस तरीके से अपनों को बचना है, इन समस्याओं से कैसे अपनों को जो है उसका निवारण अपनों को पाना है, और अनजान लिंक हो गया, कोई वीडियो कॉल से, उससे अपनों को बचने का तरीका उससे अपना सेमिनार में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना की शुरुआत की। इसके तहत अगले 3 साल में 2 लाख महिला बीमा एजेंट नियुक्त किए जाएंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम हनुमानगढ़ के शाखा प्रबंधक किरण कुमार भार्गव ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना में 18 से 70 वर्ष की उम्र की 10वीं कक्षा पास महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बीमा एजेंट बनाया जाएगा। वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इन महिलाओं को पहले 3 साल के लिए विशेष प्रशिक्षण और मानदेय दिया जाएगा। बीमा सखी योजना के तहत महिला एजेंट को पहले साल 7,000 रुपए प्रति माह, दूसरे साल 6,000 रुपए प्रति माह और तीसरे साल 5,000 रुपए प्रति माह का मानदेय मिलेगा। इसके अलावा बीमा सखियों को कमीशन का लाभ भी मिलेगा। शाखा प्रबंधक किरण कुमार के अनुसार भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना के अनुसार सभी को बीमा देने का लक्ष्य रखा है। क्योंकि देश की आबादी 130 करोड़ है, अभी तक मात्र 30 करोड़ व्यक्ति ही जीवन बीमा से जुड़े हुए हैं। इसलिए बहुत आबादी ऐसी है जिसको बीमा की सुरक्षा प्रदान की जानी है। इसके लिए नए कार्यकर्ताओं व नए संसाधनों की आवश्यकता है। बीमा सखी का मुख्य उद्देश्य महिला आबादी को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। वे महिलाएं जो पहले से किसी सेक्टर से नियमित रूप से वेतन प्राप्त कर रही हैं या उनके परिवार के सदस्य निगम से किसी रूप से जुड़े हुए हैं, वे महिलाएं इस योजना से जुड़ सकती हैं। इसलिए अधिक से अधिक महिलाएं इन योजना का लाभ उठाएं और स्वयं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना में अधिक से अधिक लाभान्वित हों। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए उनकी आय को बढ़ाने के लिए और उनको सशक्त बनाने के लिए एक बीमा सखी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से प्रारंभ की है, जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विशेष योजना है। इसमें जुड़ी हुई महिलाओं को LIC द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के दौरान उनको बीमा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और इस दौरान स्टाइपेंड दिया जाएगा।
समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोंगरवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। बाड़मेर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान देने वाले संगरिया से कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया के खिलाफ बाड़मेर के सेड़वा थाना में मुकदमा दर्ज करने के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संगरिया कांग्रेस यूथ नगर अध्यक्ष अनमोल सेठी के नेतृत्व में SDM कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज संघीय युवा कांग्रेस की तरफ से विधायक अभिमन्यु पुनिया जी पर जो झूठा मुकदमा किया है बाड़मेर में, उसके खिलाफ रोष प्रदर्शन और SDM को ज्ञापन सौंपा गया है। संघीय युवा कांग्रेस की तरफ से आज नशे के ऊपर भी ज्ञापन दिया गया है, और अगर नशा संघीय में खत्म नहीं होता तो इससे भी ज़्यादा प्रदर्शन और सड़कों पर उतरने का काम संघीय की युवा कांग्रेस करेगी। और पूरे राजस्थान में अगर विधायक अभिमन्यु पुनिया जी पर मुकदमा वापस नहीं लेते तो सारी युवा कांग्रेस, राजस्थान युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और रोष प्रदर्शन करेगी। अखिल भारतीय दशहरा फुटबॉल प्रतियोगिता की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। 29 दिसंबर से यहां के श्री बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम में प्रारंभ होने वाली इस फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर जहां खिलाड़ियों और फुटबॉल प्रीमियर उत्साह बना हुआ है, वहीं आयोजन कमेटी भी दिन रात आयोजन की तैयारी में जुटी हुई है। ये आयोजन दशहरा फुटबॉल प्रतियोगिता का 29 दिसंबर से होगा और इसका समापन 5 जनवरी को होगा। और इसमें बाहर की जो टीमें हैं, हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, सभी टीमें भाग लेगी। और इसके लिए हमने बहुत बढ़िया प्राइज़ रखा है। फर्स्ट प्राइज़ है हमारा 1,01,000 का। विजेता टीम के लिए, उप विजेता टीम के लिए है 71,000 रुपये और बेस्ट प्लेयर के लिए है 21,000 रुपये इनाम का। और बढ़िया टीमों की व्यवस्था है, रुकने की, खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं हमने युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रखी है। और हमारा स्टेडियम का ग्राउंड भी बहुत बढ़िया से तैयार करवा रहे हैं। युवा परिवार वेलफेयर फाउंडेशन ने सोमवार को सरकारी अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों और उनके परिजनों के लिए एक विशेष सेवा अभियान शुरू किया। यह सेवा शहीद मोतीराम मेहरा की स्मृति में की गई, जिन्होंने छोटे साहिबजादों और माता गुजर कौर जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। संस्था ने 10 से 26 तारीख तक सरकारी अस्पताल में दूध और बिस्किट की निःशुल्क सेवा देने का संकल्प किया है। अभियान का उद्देश्य मरीजों और उनके परिजनों को पोषण युक्त खाद्य सामग्री प्रदान कर उनकी मदद करना है। युवा परिवार वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो दूध का और खिचड़ी का जो लंगर लगाया गया है, ये 10 तारीख से लेकर के अपना 26 तारीख तक जो लंगर लगेगा, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस नेक कार्य के लिए
मैं इनके तन मन धन से इनके साथ खड़ा हूँ। मोतीराम मेहरा जो छोटे साहिबजादों और माता गुजर कौर को दूध की सेवा की थी, आज हमने भी दूध की सेवा और बिस्कुट सेवा जो सरकारी हॉस्पिटल में निरंतर 10 तारीख से लेकर और 26 तारीख तक निरंतर चलेगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।